हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज तो हम सब पढ़ने वाले तो क्लास 12 एनसीईआरटी बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 जीव में जनन का कुछ इंपॉर्टेंट टर्म जो बच गया था, इसके पहले नहीं क्लियर हो पाया था। तो फ्रेंड्स उसको हम आज से बहुत शानदार तरीके से सरल शब्दों में उसको समझने वाले, क्लियर करने वाले। तो फ्रेंड्स समझना, क्लियर करना इस टॉपिक को, तो बस वीडियो को अंत तक देखते रहेगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, और कुछ वीडियो सीखे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले क्या है दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले निषेचन की कुछ घटनाएं है ना। जो जनन में कुछ घटनाएं होते हैं उसको मैं पढ़ने वाला। सबसे पहला जो आता हमारा वो निषेचन पूर्व घटना। देखिए जो लैंगिक जनन में होता है तो 3 घटनाएं आपको घटित होते हैं। एक पहला निषेचन के पहले वाली घटना, एक निषेचन वाली घटना, और एक निषेचन के बाद वाली घटना। निषेचन होने के पहले क्या क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के पहले, फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या होते हैं। तीनों घटनाओं को आपको पढ़ना है और उससे बहुत सारे सवाल आपको एग्जाम में बनते हैं। तो आज इस वीडियो खासतौर पार्टिकुलर होने वाला है निषेचन पूर्व घटनाएं, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ठीक है, इसमें क्या क्या होते हैं, युग्मक जनन क्या होता है ना, युग्मक स्थानांतरण क्या होता है, बहुत सारे टॉपिक आ जाने वाला है जिसको हम लोग कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, देखते हैं पहले क्या होता है। तो सबसे पहले समझिए आपको कि निषेचन पूर्व घटनाएं होते क्या है। देखिए आप सब जानते हैं, 10 में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे कि निषेचन में क्या होता है। पता है आपको निषेचन में क्या होता है? देखिए निषेचन में तो कुछ नहीं होता दोस्तों। इसमें होता क्या आपका दोस्तों ना, आपका अंडाणु प्लस शुक्राणु दोनों क्या करते हैं, जुड़ते हैं। अंडाणु और शुक्राणु दोनों जुड़ते हैं, कंबाइन होते हैं, ये निषेचन कहलाया। मैंने संलयित होते हैं, कंबाइन होते हैं। तो अंडाणु और शुक्राणु को जुड़ने के पहले दोस्तों जो भी आपका तो प्रोसेस आएगा ना, वो निषेचन पूर्व घटनाएं कहलाएगी। अब बताइए दोस्तों, आपको मान लीजिए यहाँ पे अंडाणु है, मैं समझाता हूं। मान लीजिए यहाँ पे आपका अंडाणु है और यहाँ पे मान लीजिए एक शुक्राणु है। ठीक है, ये आपका शुक्राणु मान लीजिए, इसमें कुछ पदार्थ भरे हुए हैं। आपको पढ़ना है शुक्राणु का सजीव बनना। तो मान लीजिए आपका ये शुक्राणु तो है, आपका शुक्राणु को इसको जाना है यहाँ पे। तो यहाँ पे जाने के पहले, तो शुक्राणु को बनने के पहले जितना प्रोसेस आपका है सब निषेचन पूर्व घटना आता है। तो आपको यहाँ पे अंडाणु इसको दोनों जुड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसका निर्माण होना चाहिए, शुक्राणु और अंडाणु का। फिर क्या होना चाहिए, इस शुक्राणु के यहाँ पे चलकर जाना पड़ेगा, मतलब जाने के लिए आपको यहाँ पे स्थानांतरण जरूरी है ना। तो यानी कि आपको निषेचन पूर्व घटना हम लोग 2 ही चीज पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, एक तो युग्मकों का निर्माण होना, और दूसरा युग्मकों का स्थानांतरण। युग्मक क्या होता है मैं यही बताता हूं, सब बताऊंगा, सब क्लियर कर दूंगा। तो युग्मक का निर्माण और युग्मक का स्थानांतरण दोनों ही हम लोग पढ़ते हैं किसमें, निषेचन पूर्व घटना में। क्योंकि जब तक निर्माण नहीं होगा, जब तक स्थानांतरण नहीं होगा, जब तक यहाँ पहुंचेगा नहीं, तो अंडाणु शुक्राणु जुड़ेगा कैसे, है ना। तो ये हम लोग पढ़ते हैं निषेचन पूर्व घटनाओं में, है ना। फिर हम लोग आगे वीडियो आएगा उसमें पढ़ेंगे निषेचन घटनाएं, फिर पढ़ेंगे निषेचन पश्चात, निषेचन पश्चात घटनाएं। तो मैं लिखता हूँ निषेचन पूर्व घटनाएं से आप क्या समझते हैं, तो इसका डिफिनेशन लिखता हूँ क्या है आपका, क्योंकि एग्जाम में बोल देता है निषेचन पूर्व घटनाएं से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, निषेचन मतलब फर्टिलाइजेशन, निषेचन के पहले घटने वाले या निषेचन के पहले होने वाले सारी घटनाएं क्या कहलाते हैं आपको, निषेचन पूर्व घटनाएं कहलाते हैं। अब देखिए क्या क्या भाई होता है, निषेचन से पहले क्या होता है, क्या क्या होता है, निषेचन पूर्व घटनाएं कहलाते हैं। मैंने यही बताया क्या क्या होगा। सबसे पहले तो आपको निषेचन में युग्मक का संलयन होता है, तो युग्मक को सबसे पहले निर्माण होना जरूरी है, यानी कि बोल सकते हैं फिर स्थानांतरण। तो बोल सकते हैं इसमें युग्मक का निर्माण तथा युग्मकों का स्थानांतरण होता है। युग्मक को अंग्रेजी में बोलते हैं गैमीट, युग्मकों का स्थानांतरण होता है। आपसे कोई पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव वाले बहुत बार देखा हूं मैंने, बोर्ड में दिया गया है, बोलता है कि निषेचन पूर्व घटनाओं में कौन से सम्मिलित हैं, तो युग्मकों का स्थानांतरण, युग्मकों का निर्माण, युग्मकों का निर्माण एवं युग्मक स्थानांतरण होते हैं। ये 2 घटनाएं आपके निषेचन पूर्व घटनाएं में होते हैं आपका। अब देखिए, अब भाई बोलिए कि सर युग्मक का निर्माण बताइए क्या होता है, तो मैं आगे जो हेडिंग डालूंगा ना वो युग्मक ही डालूंगा, युग्मक का निर्माण। अब दोस्तों युग्मकों का जो निर्माण का जो प्रोसेस होता है ना, उसको हम बोलते हैं क्या, पता है, युग्मक जनन।
क्या बोलते हैं, युग्मक जनन। तो हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा ना वो इसी वीडियो में युग्मक जनन रहेगा। तो मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ बी नंबर नहीं, इसका पहला नंबर युग्मक जनन। आखिर युग्मक जनन होता क्या है, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं पता है, गैमीटोजेनेसिस। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, गैमीटोजेनेसिस। अब युग्मक जनन क्या होता है, तो मैं ही बताया था कि जो युग्मक का जो निर्माण का जो प्रोसेस होता है वो युग्मक जनन कहलाता है। तो उसका मैं डाल दूंगा। अब देखिए युग्मक हम लोग में यदि नर में देखा जाए दोस्तों, तो नर में जो युग्मक का निर्माण होता है ना, यदि नर में तो देखा जाए युग्मक का निर्माण होना, उसको बोलते हैं हम लोग शुक्राणु जनन। और दोस्तों जो मादा में जो युग्मक का जो निर्माण होगा ना गैमीट का, उसको हम लोग बोलते हैं अंडाणु जनन। ठीक है, शुक्राणु जनन तो क्या होता है आपका, शुक्राणु का निर्माण होता है, और अंडाणु तो क्या, अंडाणु का निर्माण, तो ओवम का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये आपका स्पर्मोजेनेसिस हो गया, ये आपका ओवोमोजेनेसिस हो गया, है ना। तो ये आपका दो तरह का होता है। तो सबसे पहले हम युग्मक जनन समझते हैं, युग्मक जनन आखिर होता है क्या। इसका मैं क्या डाल दूंगा, कुछ नहीं डालूंगा। क्या डालूंगा, युग्मक जनन में क्या होता है, युग्मक का निर्माण होता है। कैसे होता है, कहाँ से होता है, युग्मक मातृ कोशिका से होता है। युग्मक का निर्माण कैसे होता है, युग्मक मातृ कोशिका से, कोई मदर सेल से ही होगा ना, अपने आप तो बन नहीं जाएगा। तो युग्मक जो होता है ना मदर सेल से इसका निर्माण होता है, जो कि दोस्तों आपका यहाँ पे लिखता हूं, क्या लिखूंगा, युग्मक मातृ कोशिका से, युग्मक मातृ कोशिका से युग्मकों के निर्माण होने की प्रक्रिया, युग्मक मातृ कोशिका से युग्मकों के निर्माण होने की जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया क्या कहलाती है, युग्मक जनन। अब बोलिए कि सर युग्मक क्या होता है भाई, है ना, जो भी पूछते है। अब युग्मक जनन क्या होता है, सर युग्मक जनन तो समझ गए कि युग्मक जनन में युग्मक बनता है, युग्मक यानी कि गैमीट बनता है। अब बोले कि सर गैमीट क्या होता है, तो कुछ नहीं, गैमीट क्या आपका, एक तरह से गैमीट तो एक है ना आपका युग्मक जनन के फलस्वरूप बनने वाला एक जो है ना, यही आपका जनन में भाग लेने वाला, तो इसे क्या बोल सकते हैं, सेल। एक तरह से युग्मक जो है, जो आपका गैमीट जो, तो यही आपका जनन के लिए उत्तरदायी होता है। अब जनन में जो मेनली रोल निभाता है कोई, तो आपका युग्मक ही निभाता है। बिना युग्मक का आपका जनन नहीं हो सकता है, पूरा प्रोसेस आगे नहीं बढ़ सकता है ना। तो युग्मक ही जो कि आपका जनन के लिए उत्तरदायी होता है। यह एक दोस्तों अगुणित संरचना होता है। अगुणित का मतलब ये एन होता है, एन मतलब इसमें आधा रहता है। इसमें जो गुणसूत्र जो रहेगा दोस्तों ना, गुणसूत्र वो क्या रहेगा, हाफ रहेगा, हाफ आधा रहेगा। से हम लोग में कितना होता है 46, तो 23 गुणसूत्र होते हैं, है ना, 23 होता है ना, दो जोड़ा में होता है। तो 23 युग्मक जो हमेशा आधा रहेगा, इसको बोलते हैं अगुणित, है ना। तो युग्मक भी ले दो, क्योंकि युग्मक आपका पूछ सकता है आपसे कोई, तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा युग्मक डिफिनेशन में। युग्मक क्या आता है भाई, युग्मक अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, गैमीट बोलते हैं। युग्मक को क्या बोलेंगे दोस्तों हम लोग, यह एक क्या है, कैसा संरचना है। यह देखिए दोस्तों, मैं जितना डिफरेंशियल लिखा रहा हूं दोस्तों ना, आपका सारा का सारा आपका ये एमसीक्यू में आएगा। ठीक है, यह एक क्या है, अगुणित संरचना है। युग्मक क्या है आपका, अगुणित संरचना, मतलब एन है, इसमें गुणसूत्र की संख्या कितना होता है, आधा होता है। अगुणित संरचना है जो, अगुणित संरचना है जो आपका क्या होता है, जो लैंगिक जनन में भाग लेता है, जो लैंगिक जनन के लिए उत्तरदायी होता है। मिनट से जो भाग लेता है तो किसी जनन में, तो आपका युग्मक ही होता है। ठीक है, समझ आ गया। अब देखिए दोस्तों, अब युग्मक तो पता चल गया हम लोग को। अब दोस्तों देखिए, अब युग्मक जो होगा ना, युग्मक जनन को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। युग्मक जनन को दो भाग में डिवाइड करते हैं, एक होता है शुक्राणु जनन, एक होता है अंड जनन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसमें डाल दूंगा युग्मक जनन में, मैं यहाँ पे नोट करके दिखाता हूं। युग्मक जनन दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला दोस्तों क्या आ जाएगा आपका, अंड जनन, और दूसरा दोस्तों क्या आ जाएगा आपका, शुक्राणु जनन।
अब ये क्या भाई होता है, तो देखिए अंड जनन का नाम से पता चला, अंड यानी कि अंडा है ना, ओवम, और जनन का मतलब निर्माण होना, शुक्राणु मतलब शुक्र, स्पर्म, जनन मतलब निर्माण होना। तो आपका अंडाणु को जो निर्माण होता है मादा के प्राथमिक जनन अंग द्वारा, वो आपका अंड जनन कहलाता है। और सेकेंड नंबर शुक्राणु जनन, जो क्या होगा इसमें आपका शुक्राणु का जो निर्माण होता है नर के प्राथमिक जनन अंग द्वारा, वो आपका शुक्राणु जनन कहलाता है। कोई दिक्कत? क्योंकि जनन में भी पढ़ेगा तो युग्मक जनन में क्या होता है, हम लोग पढ़ ही ले लैंगिक, लैंगिक में क्या होता है नर एंड मादा दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब दोनों में पढ़ना होगा। तो मादा में अंड जनन होता है, युग्मक का निर्माण का प्रोसेस कहलाता है, और नर में जो युग्मक निर्माण का जो प्रोसेस होता है वो कहलाता है शुक्राणु जनन कहलाता है। ठीक है, तो इसका डिफरेंस लिखाना पड़ेगा, लिखा देता हूं। क्या लिखाऊंगा, मादा के प्राथमिक यहां पे हो जाएगा जनन अंग द्वारा क्या, अंडाणुओं का बनने की प्रक्रिया, जनन अंग द्वारा अंडाणु बनने की प्रक्रिया, अंड जनन कराता है। ठीक है, ओजेनेसिस, इसको समझ सकते हैं आप लोग। शुक्राणु में क्या होगा, तो आपका इसमें नर का प्राथमिक जनन अंग द्वारा, ये सब सवाल फिर आपका ऑब्जेक्टिव में आते रहते हैं। ठीक है, नर के प्राथमिक जनन अंग द्वारा इसमें क्या बनता है, तो शुक्राणु बनता है। ठीक है, शुक्राणु बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है आपका, स्पर्मोजेनेसिस कहलाता है। ठीक है, स्पर्मोजेनेसिस कहलाता है। अब देखिए दोस्तों, अब हम लोग देखिए ये तो निश्चित पहले की घटना क्या क्या हो रहा है, सबसे पहले युग्मक का निर्माण होगा। अब तो हम लोग का युग्मक बन गया है, अब युग्मक बन गया है, अब युग्मक को स्थानांतरण करना है, युग्मक को भेजना है कहाँ पे, कहाँ भेजना है युग्मक को, अंडाणु के पास। ये युग्मक जो यहाँ से बना ना नर के द्वारा शुक्राणु और मादा द्वारा अंडाणु, तो शुक्राणु को अंडाणु के पास जो भेजेंगे, वही भेजने का जो प्रोसेस होगा वो स्थानांतरण कहलाएगा, गैमीट ट्रांसफर कहलाएगा, है ना, स्थानांतरण कहलाएगा। तो इसको नोट करिए ताकि मैं आगे कुछ बताता हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इसके बाद आने वाला है। अब दोस्तों हम लोग आगे जो बढ़ते फिर वहां पढ़ते हैं क्या, देखिए युग्मक तो दोस्तों हम लोग समझ रहे हैं कि युग्मक निर्माण हो रहा है, अंडाणु बन रहा है, शुक्राणु बन रहा है। अब दोस्तों कुछ ऐसे जो जीव होते हैं ना, उनमें क्या आता है ना कि एक ही शरीर के अंदर युग्मक नर युग्मक भी बनता है और मादा युग्मक भी बनता है। कुछ ऐसे जीव होते हैं दोस्तों जिसमें आपका नर युग्मक अलग शरीर में बनेगा, मादा युग्मक अलग शरीर में बनेगा। तो उसको हम लोग क्लासीफाई करते हैं दो भागों में। ठीक है, कैसे कैसे, जैसे देखिए मानव भी होता है, देखिए एक में अलग शरीर बन रहा है, दूसरे का अलग शरीर बन रहा है। बट कुछ ऐसे जीव होते हैं तो उसमें एक ही शरीर में दोनों बन जाएगा, नर युग्मक भी मादा युग्मक भी। तो उसको क्या कहेंगे ये हम लोग को पढ़ना है, क्योंकि एनसीईआरटी बुक में आपको दिया गया, आप पढ़ेंगे बुक तो वहां पर आया होगा वर्ड समथैलेसी, विषमथैलेसी, उभयलिंगी, द्विलिंगी, तो यही चीज को हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिए क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले मैं पढ़ता हूँ, लिखता हूँ एक लिंगी। सबसे मैं पहला डालूंगा एक लिंगी डालूंगा, एक लिंगी। एक लिंगी आखिर होता क्या, आप ऑब्जेक्टिव सवाल देखेंगे बोर्ड में पूछता है, बोला में कौन एक लिंगी है ना, कौन द्विलिंगी है, इसे पढ़ना रहता है। तो एक लिंगी क्या होता है, एक लिंगी कुछ नहीं है, वैसा जीव जिसमें युग्मक का निर्माण दो अलग अलग शरीर में होता है, दो अलग अलग पृथक शरीर में होता है, अलग अलग जीवों में होता है, उसे एक लिंग कहते हैं। एक का मतलब एक, लिंग मतलब लिंग, है ना, कोई एक ही में युग्मक बनेगा। नर में यदि शुक्राणु बन रहा है तो मादा में अंडाणु, ऐसा नहीं कि नर में ही आपका शुक्राणु अंडाणु दोनों बनेगा, ऐसा नहीं। तो ऐसा नहीं है, मतलब वो एक लिंगी है ना। जिससे आप नाम सुनेंगे मनुष्य है ना, तिलचट्टा है, पपीता है, नारियल है, मार्केंसिया, कुछ सवाल वगैरह पादा पाते हैं उनमें है। तो ये सब एक लिंगी का उदाहरण होता है। ठीक है, जिसको मैं लिखता हूँ, कुछ पौधे जैसे आपको होते हैं, पपीता, पपीता में सिर्फ एक लिंगी होता है ना, नर युग्मक ही सिर्फ है, तो पपीता में नर युग्मक ही रहेगा, मादा युग्मक किसी और में रहेगा, है ना। ये चीज देखने को मिलता है आपका, कोई दिक्कत। चलिए इसको मैं दिखाता हूँ, डिफिनेशन दिखाता हूँ, एक लिंगी से आप क्या समझते हैं। तो मैं क्या लिखूंगा इसमें, नर युग्मक मतलब एवं मादा युग्मक दोनों कहां बनते हैं, दोनों अलग अलग शरीर में बनते हैं, अलग शरीर में बनते हैं। ठीक है, ये दोनों अलग अलग जीव में बनेंगे, एक जीव में नहीं बनेगा, शरीर में बनते हैं, एक लिंगी कहलाते हैं। अब तो ये तो हम लोग भाई हो गया, हम लोग के लिए हो गया ना, एक लिंगी कहलाते हैं। लेकिन पेड़ पौधा में हम लोग क्या बोलेंगे,
बात तो सही है। ये तो भाई हम लोग के, मान लिया किसी का नर का शरीर में बन रहा है अंडाणु, तो मादा में नर में शुक्राणु तो मादा में अंडाणु, तो उसको एक लिंगी बोलेंगे। लेकिन पेड़ पौधों के लिए क्या बोलेंगे, उसके लिए तो अलग वर्ड होगा ना। तो पेड़ पौधे में यदि बात किया जाए ना तो उसको हम लोग बोलते हैं एक लिंग आश्रयी। एक लिंग आश्रयी क्या बोलते हैं? जिसे भी पहले एग्जाम्पल देता हूँ आपको, पहले मैं एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल में क्या जाएगा, मनुष्य। मनुष्य को पहले क्या एक लिंगी है, पपीता, नारियल, कुछ मैं जंतु ले लेता हूं, वैसे क्या लूं बताइए, तिल चट्टा ले लेता हूं जिसको कॉकरोच बोलते हैं। और मैं क्या एग्जांपल में ले लेता हूं, आपका नारियल हो गया ना, मार्किंसिया, मारक किंसिया बोलते इसको। ये तो आपका जो है ना, इसे आपका क्या तो एक लिंगी, एग्जाम में बहुत ऐसा पूछता है मारक किंसिया क्या है, एक लिंगी या दो लिंगी, तो एक लिंगी है। अब दोस्तों यहाँ पे नोट करके पॉइंट डालिएगा, ये तो हम लोग के लिए हो गया एक लिंगी बोलेंगे। कोई बोले हम लोग क्या, तो हम लोग एक लिंगी है। लेकिन पेड़ पौधा के लिए क्या बोलेंगे, उसके लिए वर्ड आता है एक लिंग आश्रयी, जो कि एग्जाम में आप इंसेंट बुक में दिया हुआ है। तो एक लिंग आश्रयी किसको बोलते हैं, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या, पेड़ पौधों में, पेड़ पौधों में यदि नर युग्म का मादा युग्म अलग अलग बन रहा है तो उस पेड़ पौधों क्या बोलेंगे, एक लिंग आश्रयी। तो पेड़ पौधों में इसे क्या बोलते हैं, एक लिंगाश्रयी, एक लिंगाश्रयी बोलते हैं, है ना। एक लिंगाश्रयी बोलते हैं ना, कि एक लिंगाश्रयी, एक लिंगाश्रयी बोलते हैं, एक लिंगाश्रयी कहते हैं। और दोस्तों यदि कुछ सवाल वगैरह देखिएगा, निम्न वर्ग के देखिएगा, निम्न वर्ग के सवाल, निम्न वर्ग के सवाल वगैरह को, तो निम्न वर्ग के सवाल को हम लोग क्या बोलते हैं, यदि ऐसा कंडीशन उसमें भी आ रहा है सवाल में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों पता है, एक अलग अलग है ना, सॉरी, एक लिंगी मतलब क्या होता है, अलग अलग, सिर्फ एक ही कोई होना चाहिए, तो इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों क्या, विषम थैलेसी, विषम थैलेसी इसको बोलते हैं। ये जो मैं देता नोट, जितना पॉइंट लिखा रहा हूं ना, ये सारा नोट पॉइंट आपका ऑब्जेक्टिव का काम करेगा। और मैं जब क्रैश कोर्स आएगा तो मैं जो ऑब्जेक्टिव बनाऊंगा ना, तो मैं ऑब्जेक्टिव से इसी वीडियो से ही बनाऊंगा, जो मैं बोलता हूँ इसी बनाऊंगा, कहीं अलग से बनता नहीं है, ऑब्जेक्टिव पैदा नहीं लेता है, ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट में ही छिपा रहता है, डिफिनेशन में। ये हो गया, ये तो हो गया। अब आगे सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, द्विलिंगी या उभयलिंगी इसको बोलते हैं, द्विलिंगी, द्विलिंगी या उभयलिंगी, बाइसेक्सुअल ही हो जाएगा, ठीक है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं। तो द्विलिंगी क्या होता है, नाम में छिपा हुआ है, द्वि मतलब दो, लिंगी मतलब लिंग, सेक्स मतलब एक ही शरीर के अंदर दोनों होगा, नर युग्म की बनेगा और मादा युग्म की बनेगा, समझ आ रहा ना, एक ही शरीर के अंदर दोनों बनेगा, मादा युग्म नर युग्म, है ना। जैसे आप लोग नाम सुनेंगे, किसका नाम सुनेंगे भाई बताइए आप लोग, जैसे आप लोग उड़हल का फूल नाम सुनते, उड़हल वगैरह है, उसमें आपका द्विलिंगी होते हैं, है ना। आपका क्या जोक ना, जोक का नाम सुनेगा, जोक, जोक जो है आपका दोस्तों, उसमें आपका द्विलिंगी होता है। आपका टेप वर्म आता है, स्पंज आता है, ये सब जो जीव है ना, उसमें दोनों आपका पाया जाता है, दोनों एक ही में, एक ही शरीर के अंदर दोनों को, मादा अंग भी जनन अंग भी, मादा जनन अंग नर जनन दोनों पाया जाता है, तो उसको द्विलिंगी बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखा देता हूँ, तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल में दिखाता हूँ द्विलिंगी का क्या हो जाएगा, इसमें नर युग्मक एवं मादा युग्मक दोनों एक ही शरीर में बनते हैं, दोनों एक ही शरीर में बनते हैं, इनका निर्माण होता है, दोनों एक ही शरीर में बनते हैं, द्विलिंगी कहलाते हैं। कोई भी ऐसा जीव हो जिसमें नर युग्मक मादा दोनों बन रहा है एक ही शरीर में, एक ही जीव में, एक ही पौधा में, तो द्विलिंगी ही कहलाएगा, द्विलिंगी कहलाते हैं। ये तो हम लोग के लिए द्विलिंगी कहलाएगा, लेकिन पेड़ पौधा को क्या बोलेंगे, उसको तो बोलेंगे उभय लिंगाश्रयी, उसको क्या बोलेंगे, उभय लिंगाश्रयी। इसका एग्जाम्पल में क्या क्या आ जाएगा, आप लोग नीम का नाम सुने, नीम, नीम का पेड़ हो गया, आपका भिंडी वगैरह हो गया, आपका आम हो गया, इससे सब आपका उभय लिंगी है, ठीक है, उभय लिंगी है। जैसे आपका क्या हो जाएगा, आपका जोंक वगैरह हो जाएगा, आपका कारा एक पादप होता है, ये सब दोस्तों क्या है ना, आपका उभय लिंगी है। मैं यहाँ पे नोट करके पॉइंट डलवाऊंगा, क्या नोट पॉइंट डलवाऊंगा, देखिए पेड़ पौधों में इसे क्या बोलते हैं, पेड़ पौधों में हम लोग द्विलिंगी की जो घटनाएं हैं उसे क्या बोलते हैं,
उभयलिंगाश्रयी बोलते हैं। पेड़ पौधों में इसे उभय लिंगाश्रयी कहते हैं। उभयलिंगाश्रयी या उभयलिंगाश्रयी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं समझे कि ये अलग है, वो दोनों बोल सकते हैं। आगे दोस्तों बात आता है यहाँ पे दिक्कत क्या, देखिए यदि मान लो कोई सवाल है, निम्न वर्ग के सवाल है, उसको क्या बोलेंगे, तो दोस्तों निम्न वर्ग के जो सवाल है ना उसको क्या बोलेंगे पता है, क्योंकि यहाँ पे विषम थैल्सी बोल रहे थे तो इसको हम लोग बोलते हैं समथैल्सी, समथैल्सी, ठीक है, ये आपका समथैल्सी बोलेंगे। निम्न वर्ग के सवाल समथैल्सी कहलाते हैं। किसको समथैल्सी बोल रहे हैं, जो ऐसा सवाल जिसमें नर युग्मक मादा युग्मक दोनों का निर्माण एक ही शरीर में हो, एक ही सवाल में हो रहा है, तो उस सवाल को समथैल्सी बोलेंगे। तो ओवरऑल आपका वह लिंगी द्विलिंगी क्लियर हो जाना चाहिए, सॉरी एक लिंगी द्विलिंगी क्लियर हो जाना चाहिए, दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अब इसको क्लियर कर लीजिए, नोट कर लीजिए, ताकि मैं आगे आपको बताता हूँ क्या युग्मक स्थानांतरण, युग्मक का ट्रांसफर कैसे होता है ना। तो आपका वो पढ़ाने के बाद आपका निषेचन पूर्व घटनाएं आपको समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि निषेचन के पहले दो ही घटना होते हैं, युग्मक का निर्माण होना और युग्मक का स्थानांतरण। तो युग्मक का निर्माण हम लोग सब चीजें पढ़ लिए, महानव में पढ़ लिए, हम लोग पेड़ पौधों में पढ़ लिए, है ना, सवाल में पढ़ लिए, तो हम लोग कंडीशन जान लिए किसको क्या बोलते हैं, ठीक है, तो इसको नोट करिए। तो फ्रेंड्स नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, क्या हमारा युग्मक ट्रांसफर। युग्मक ट्रांसफर क्या होता है, मैंने बताया युग्मक तो निर्माण हो गया। अब युग्मक निर्माण होने के बाद मान लीजिए तो एक शुक्राणु में लेता हूं, ठीक है, मान लीजिए ऐसे करके ये आपका शुक्राणु है, ठीक है। अब इसको तो क्या करना है ना, इसको जाना है कहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे मैं एक अंडाणु लेता हूँ, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे यहाँ पे कलर दिख रहा है, चलिए नहीं दिख रहा कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ पे इसको एक और कलर से करता हूँ, हरा कलर से। ये तो तुम्हारे अंडाणु है। अब इसको तो यहाँ पे पहुंचना है, तो पहुंचने के लिए तो क्या होना चाहिए बताइए, तो जो अंडाणु जो होता है ना, अंडाणु ये तो पता क्या होता है, ये स्थिर होता है, ये मादा के जो शरीर में रहता है, ये अंडाणु आपका ये स्थिर रहता है, लेकिन तो भाई स्थिर है ये आपका एक ही जगह पे। अब इसको यहाँ पे पहुंचना है, मतलब इसको गतिशील होना चाहिए, इसको मूवेबल होना चाहिए, इसको मोटाइल होना चाहिए। तो ये क्या करेगा, तो गति करते हुए ये यहाँ पे पहुंच जाएगा, और पहुंचने के बाद दोस्तों यहाँ पे ना बहुत सारे दोस्तों आपका शुक्राणु रहते हैं, यहाँ पे ना आपका बहुत सारे आपका शुक्राणु आते हैं, ऐसा नहीं लाखों की यहाँ पे संख्या में ढेर में रहते हैं। एक शुक्राणु यहाँ पे नहीं जाता है, बट जो निषेचन में सिर्फ एक ही भाग लेता है, ठीक है, ये सब शुक्राणु जाते हैं। तो स्थिर रहता है अंडाणु, लेकिन शुक्राणु जो रहता है यहाँ पे क्या आपका ये गतिशील रहते हैं। ये मैं बताऊंगा तो आगे जब चैप्टर आएगा ना, तो मैं यहाँ पे शुक्राणु का सचित्र वर्णन करवाऊंगा, और मैं बताऊंगा कि शुक्राणु क्यों गतिशील होता है। इसमें दोस्तों पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि इसको एनर्जी प्रदान करता है, और इसके पीछे पूछ रहता है, पूछ से क्या करता है, ये गति करता है, ठीक है। तो पूछ से गति करता है, पूछ की गति करने के कारण ये यहाँ तक पहुंच पाता है शुक्राणु, ठीक है। तो ये आपका जब यहाँ पहुंच गया ना, तो पहुंचने में क्या हुआ, इसका ट्रांसफर हुआ, स्थानांतरण हुआ, तो ये आपका युग्मक स्थानांतरण कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो युग्मक का स्थानांतरण करा जाए, क्योंकि यहाँ से पहुंचा। तो मैं यहाँ पे यदि युग्मक ट्रांसफर से कोई पूछेगा कि अब इससे क्या समझते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखिएगा बताइए, तो जो मैंने बताया आपको वही लिख देना है। युग्मक का स्थान गैमी ट्रांसफर क्या कराएंगे, देखिए युग्मक निर्माण होने के बाद, युग्मक के निर्माण होने के बाद निषेचन के लिए एक युग्मक को दूसरे युग्मक के पास क्या जाना, युग्मक का स्थानांतरण कहलाता है। अब भी क्यों जा रहा है मैं यहाँ पे रीजन बता दिया हूं, ताकि जानने समझ में आता है क्यों जा रहा है। निषेचन के लिए युग्मक निर्माण होने के बाद निषेचन के लिए एक युग्मक को दूसरे युग्मक के पास जाना युग्मक स्थानांतरण कहलाता है। ऐसा नहीं कि हर कंडीशन में नर ही युग्मक आपका स्थानांतरित हो, कुछ ऐसे जीव होते हैं दोस्तों जहां पे आपको कोई दोनों में से कोई नहीं गतिशील होता है,
कोई नहीं गतिशील होता, ये भी नहीं जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। तो बीच में बार्टर जो होता है या कुछ अलग पदार्थ होते हैं वो माध्यम का काम करते हैं और दोनों को मिलाते हैं दूसरे के पास, दोस्ती करवाते हैं, है ना। तो युग्मक स्थानांतरण का, इसलिए मैं लिख दिया हूं कि एक युग्मक को दूसरे युग्मक के पास जाना युग्मक स्थानांतरण क्या कहलाता है। कोई दिक्कत हुआ? तो इस तरह से आपका युग्मक स्थानांतरण हो गया। अब युग्मक देखिए दोस्तों, अब युग्मक तो यहाँ पे चला गया, अब चला जाने के बाद क्या होगा, यहाँ पे इसका निषेचन होगा। अब कैसे निषेचन होता है ये अगला वीडियो में आएगा, और निषेचन के बाद क्या क्या घटनाएं घटेगी वो हम लोग पढ़ेंगे निषेचन पश्च घटनाएं अगला लेक्चर में, ठीक है। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना दोस्तों। मैं यहाँ पे एक बात बताना भूल गया, बताता हूँ आपको, मुझे लगा कि नहीं बताना चाहिए। देखिए दोस्तों, जो यदि देखा जाए यहाँ पे नर युग्मक में ना, कि मनुष्य में देखा जाए नर युग्मक में, तो एक दोस्तों फार्मूला बनता है m बराबर n/4। ये फार्मूला भाई क्या होता है, इधर नीट वगैरह का एग्जाम देना चाहिए कहीं पे या नर्सिंग का, तो वहाँ पर पूछेगा। एम दोस्तों क्या है ना आपका, एम आपका दोस्तों है आपका अर्ध सूत्री विभाजन, इसको नोट कर लीजिएगा कहीं पे। और एन दोस्तों आपका है ना शुक्राणु की संख्या, मतलब कितना अर्धसूत्री, फार्मूला ये बताता दोस्तों कि कितना अर्धसूत्री विभाजन होगा तो कितना शुक्राणु बनेगा। मान लीजिए आपको पूछेगा कि 2 गो अर्धसूत्री विभाजन होगा, 2 गो, m बराबर 2, तो कितना शुक्राणु बनेगा, तो वैल्यू पुट कर देंगे। तो 2 बराबर n/4 यानी कि n बराबर 8 शुक्राणु बनेगा। यदि 2 बार अर्धसूत्री विभाजन होगा तो 8 शुक्राणु बनेगा। आपसे पूछ देगा कि 120 शुक्राणु बनने के लिए कितना अर्धसूत्री विभाजन होना चाहिए, तो क्या कर देंगे, m बराबर 120/4 30। तो इस तरह से ये आपका फार्मूला ऑब्जेक्टिव का काम करेगा या न्यूमेरिकल को हल करने में। न्यूमेरिकल क्यों, बायोलॉजी में न्यूमेरिकल होते हैं, ये मत भूलिए कि बायोलॉजी में न्यूमेरिकल नहीं होते हैं, बायोलॉजी में न्यूमेरिकल होते हैं, ठीक है। आगे मादा युग्मक के लिए तो भाई क्या फार्मूला होता है, तो मादा युग्मक के लिए तो फार्मूला आता है m बराबर n, यानी कि जितना आपका अर्धसूत्री विभाजन होगा ना उतना ही आपका n यानी कि अंडाणु बनेगा। यहाँ पे n जो है ना आपका अंडाणु, ये आपके आंसर बुक में नहीं दिया गया, बट यहाँ पे सवाल एग्जाम में आ सकता है, बोल देगा कि एक अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप कितने शुक्राणु बनते हैं, तो 1 बराबर n/4 यानी कि n का मान 4, यानी कि एक अर्धसूत्री विभाजन से 4 शुक्राणु बनते हैं। तो ये आपको ओवरऑल क्लास 12th एनसीईआरटी बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 4 समाप्त हुआ है, द एंड हुआ है ना। तो इसके बाद हम लोग आएंगे उस टॉपिक को पढ़ेंगे, तो अभी तो खत्म हुआ नहीं है, इसको नोट करिए। तो दोस्तों कैसा लगा आज का क्लास, बहुत ही अच्छा कंसेप्चुअल, बहुत ही मजेदार था, बहुत अच्छे से हमने सरल भाषा में इसको समझे, क्लियर किए। तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को पहली बार होंगे तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर देंगे, ताकि फ्रेंड्स एक साथ सबका एक छोटा सपोर्ट मिल जाएगा हमारे चैनल को। और आप तो जानते हैं हमारे चैनल पे क्लास 10, 11th एंड 12th की लगातार तैयारी कराई जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमसे जुड़ सकते हैं। और दोस्तों बगल में जो नोटिफिकेशन बेल होगा उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नए नए वीडियो से आप अप टू डेट रहेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नई वीडियोज में। और दोस्तों इसका पहले का वीडियो देखना है तो हमारे चैनल में जाइए, प्ले लिस्ट में बनाया हुआ डाला हुआ, ठीक है। अदर सब्जेक्ट का देखना फिजिक्स केमिस्ट्री का तो भी जाकर देख सकते हैं, डाला हुआ है, ठीक है। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बन गई। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय, बेस्ट ऑफ लक।